नमः सर्वेभ्यः। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर से संबंधित पाठ योजना विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको सभी को मालूम है कि बीएड फर्स्ट ईयर में आपके दो शिक्षण विषय होते हैं, टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं जिन्हें हम पैडागॉजी सब्जेक्ट भी कहते हैं, दो होते हैं। प्रत्येक पैडागॉजी सब्जेक्ट में आपके 10-10 लेसन प्लान बनते हैं, 10-10 पाठ योजनाएं बनती हैं। आखिर ये पाठ योजना होती क्या है, कैसे बनती है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि ये जानना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपको व्यवहारिक तौर पे भी इसको बनाना है और प्रश्न पत्र में भी इसका एक बड़ा प्रश्न आता है कि कक्षा 6 या कक्षा 7 के लिए 30 मिनट के लिए एक पाठ योजना तैयार कीजिए। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, किसने इसकी शुरुआत की? ये सारी तमाम जो प्रश्न हैं, अगर आप आज की पूरी वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखते हैं तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा पाठ योजना के विषय में। मैं आपको पाठ योजना क्या है यहाँ से लेकर के पाठ योजना कैसे बनाई जाती है वहाँ तक का पूरा सफ़र मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा दूँगा। ठीक है, तो इत्मीनान से वीडियो को देखें और कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से संपर्क भी कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं पाठ योजना यानी लेसन प्लान की कि ये होता क्या है। किसी काम को सुचारू रूप से करने के लिए आवश्यक है कि हम अपना कार्य एक योजना यानी प्लान बनाकर करें। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम बालक को इस प्रकार का ज्ञान प्रदान करें जिससे उसका सर्वांगीण विकास हो, सर्वांगीण अर्थात होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए बालक के हमें प्लान बनाना है। क्या बनाना है? योजना बनानी है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बालक को विभिन्न विषयों का अध्ययन कराया जाता है, अलग अलग विषयों का, जैसे गणित, हिंदी, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि। किसी विषय को पढ़ाने के पहले शिक्षक तैयारी करता है, प्रिपरेशन करता है। वह पढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम या योजना बनाता है। पाठ की योजना बनाकर वह उसे लिखित रूप में प्रस्तुत करता है। इस योजना को वह कुछ सोपानों यानी स्टेप्स के अंतर्गत लिखता है। इसे ही पाठ योजना कहते हैं। मतलब इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपको कक्षा 7 के बच्चों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाना है। ठीक है, कक्षा 7 में जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है वह ये है समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे। ठीक है, अब इसमें से आपको ये पाठ है, इसमें से आपको कोई एक पाठ पढ़ाना है। मान लीजिए पहला ही पाठ पढ़ाना है जिसका नाम है भारत की भौगोलिक विविधता। पहले पाठ का नाम क्या है? भारत की भौगोलिक विविधता। अब आपको ये पढ़ाना है। कैसे पढ़ाएंगे? क्या डायरेक्ट पुस्तक उठाई और पढ़ाना शुरू कर देंगे? नहीं, फिर हमारा बीएड करने का कोई भी मतलब नहीं है। एक बीएड करा हुआ जो शिक्षक होता है वह पहले प्लान करता है, पहले योजना बनाता है। भारत की भौगोलिक विविधता में पहले वो खुद पढ़ता है, फिर उसको किसी बिंदुओं में बांटता है, किसी स्टेप्स में बांटता है और कौन सी शिक्षण विधियों का वह उपयोग करेगा पढ़ाते समय, उन सब का प्लान बनाता है पहले वो अपने दिमाग में, फिर उसे लिखता है। जब वो लिखित रूप बनता है तो उसी को ही हम पाठ योजना कहते हैं। शुरुआत में आपको ये बातें समझ में नहीं आएगी कि किस तरीके से एक पाठ को पाठ योजना में उतारना है। आज हम संपूर्ण वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पाठ योजना क्या है ये तो मैंने आपको समझा दिया कि पाठ योजना कुछ नहीं, केवल पाठ को कुछ स्टेप्स में बांटना है, प्लान करना है कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है और उसका लिखित रूप ही पाठ योजना होता है। इसकी शुरुआत थोड़ी देख लेते हैं किसने की थी। तो एक विद्वान रहे हैं जोहान फ्रेडरिक हर्बर्ट। इन्होंने एक प्रणाली दी थी, पंचपदीय प्रणाली। इस पंचपदीय प्रणाली पर ही हमारी जो पाठ योजना है वर्तमान की वह आधारित है। इन्होंने जो पंचपदीय प्रणाली दी थी उसके कुछ स्टेप्स इन्होंने बताए थे, जैसे स्पष्टता, संबंध, व्यवस्था और प्रयोग, यानी क्लियरनेस, एसोसिएशन, सिस्टम एंड मेथड। आगे चलकर
इन्हीं के शिष्यों ने जो पहला पॉइंट था स्पष्टता, इसको दो भागों में बांट दिया था। एक प्रस्तावना इंट्रोडक्शन और दूसरा प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन। इस कारण से वर्तमान में इसे हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली कहा जाता है, जिसमें प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, संबंध, व्यवस्था और प्रयोग, ये 5 पद से मिलकर एक पाठ योजना बनती है। और वाक्य में जो एग्जामिनर आपको चेक करेगा आपकी पाठ योजना को, वो उस पाठ योजना में इन 5 चीज़ों को जरूर देखेगा। अगर ये 5 चीज़ें नहीं मिली उसे, तो हो सकता है आपके नेगेटिव मार्क मिले आपको, यानी आपके नंबर कट जाएं। इसलिए इन 5 पदों को, क्योंकि हर एक महाविद्यालय की अपनी अपनी पाठ योजना होती है, लेकिन सभी में आपको एक कॉमन चीज़ जरूर दिखेगी, पंचपदीय प्रणाली, यानी ये 5 पद आपको जरूर दिखेंगे। ठीक है, अगर ये 5 पद हैं आपकी पाठ योजना में, तभी आपकी पाठ योजना एक वैधानिक पाठ योजना है, नहीं तो वह केवल और केवल एक सुंदर कागज बनकर रह जाएगी जिसका कोई उपयोग नहीं होगा। तो ये 5 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। हम जो पाठ योजना बनाना सीखेंगे उनमें ये 5 पद आपको दिख जाएंगे, आप देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं थोड़ा पाठ योजना को बनाते कैसे हैं इस बात पर। देखिए, पाठ योजना को शुरुआत करने से पहले या शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, एक रजिस्टर लेना है, रजिस्टर का पिन पेज लेना है। वो किस तरीके से होना चाहिए, जैसे मान लीजिए आपका रजिस्टर का पेज लिया है आपने, इस रजिस्टर के पेज को इस तरीके का रजिस्टर पिन पेज लेना है। ठीक है, ये मैं खोल के बता देता हूँ आपको। इस तरीके से एक ऐसा पिन पेज लेना है आपको। ठीक है, इस पिन पेज में जो ये स्टार्टिंग का पेज है ये वाला, इसके स्टार्टिंग में यहाँ पर आपको लिखनी है पाठ योजना, जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका फ्रंट पेज है पाठ योजना का, वहाँ पर आपको क्या लिखना है, पाठ योजना ऊपर की साइड में। वैसे फ्रंट पेज में आपके बैनर और वो आएगा, आप जो दूसरा पेज है उसमें लिखेंगे शुरुआत में पाठ योजना, फिर एक लाइन छोड़कर यहाँ पर आप लिखेंगे नीचे की साइड में विद्यालय का नाम। क्या लिखेंगे, विद्यालय का नाम। ये जो भी आपको विद्यालय मिलेगा इंटर्नशिप में उसका नाम यहाँ आएगा, इसलिए अब इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक लाइन छोड़कर आपको यहाँ लिखनी है दिनांक। ठीक है, जिस भी दिन आप बना रहे हैं, जिस भी दिन प्रस्तुत कर रहे हैं, उस दिन के दिनांक। फिर इसके बाद आएगा विषय, आप कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं। जैसे हम अभी नागरिक शास्त्र की पाठ्य योजना बनाएंगे तो हमने यहाँ नागरिक शास्त्र लिख दिया। अगर आप विज्ञान की बना रहे हैं, अगर आप भूगोल की बना रहे हैं, इतिहास की बना रहे हैं, किसी भी विषय की बना रहे हैं, आप यहाँ लिखेंगे। हाँ, यहाँ पर एक ध्यातव्य बिंदु ये है, यानी ध्यान रखने वाला बिंदु ये है कि यहाँ पर किसी भी भाषा की पाठ योजना नहीं बताई जा रही है। भाषा की पाठ योजना नहीं बताई जा रही है, अर्थात हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, उर्दू, ये जितने भी भाषाई विषय हैं इनके बारे में नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पर जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, तकनीकी विषय हैं, जैसे नागरिक शास्त्र, इतिहास, विज्ञान, गणित, राजनीति विज्ञान, ये सारे हैं, इनके विषय में आपको बताया जा रहा है। यह पाठ योजना इन्हीं के लिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद आएगा प्रकरण, कि आप पढ़ाना क्या चाह रहे हैं। नागरिक शास्त्र में आप पढ़ाना क्या चाह रहे हैं, तो हम पढ़ाना चाह रहे हैं सरकार एवं लोकतंत्र। क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, सरकार एवं लोकतंत्र। इतना लिखने के बाद आपको राइट साइड शिफ्ट करना है, मतलब इस साइड में। यहाँ पर शिफ्ट करते हुए सबसे पहला आप पढ़ा किसको रहे हैं, तो हमने कहा था हम कक्षा 7 को पढ़ा रहे हैं, तो कक्षा 7 लिख दी यहाँ पर। फिर इसके बाद कालांश डालना है। कालांश का मतलब होता है पीरियड, है ना। तो कौन सा पीरियड पढ़ा रहे हैं, पहले पीरियड में पढ़ा रहे हैं, सेकंड में पढ़ा रहे हैं, थर्ड में, जो भी आपका पीरियड है उसमें आप लिखेंगे यहाँ पर। तो कालांश लिखेंगे, जैसे हम मान लेते हैं पहले पीरियड में पढ़ा रहे हैं। तीसरा आता है समय अवधि, कितने समय के लिए पढ़ा रहे हैं। तो अमूमन जो विद्यालय होते हैं उनमें जो समय अवधि रहती है वह रहती है 35 मिनट, तो हम यहाँ ये लिखेंगे। तो शुरुआत के जो पहली चीज़ थी वो आपको समझ में आई। सेंटर में पाठ योजना, विद्यालय का नाम लेफ्ट साइड में, जस्ट एक छोड़कर लाइन, दिनांक, विषय, प्रकरण,
कक्षा कालन समय अवधि, ये करेंगे। इसके बाद नीचे की साइड में आप लिखेंगे शिक्षण बिंदु, यानी आप प्रकरण जो है सरकार एवं लोकतंत्र, सरकार एवं लोकतंत्र में आप किन 3 बिंदुओं को पढ़ाना चाह रहे हैं, उन 3 बिंदुओं को यहाँ आपको सम्मिलित करना है। देखिए, पाठ कुछ भी हो सकता है, आप डिसाइड करेंगे कि आपको पढ़ाना कैसे है या आपको पढ़ाना क्या है। ठीक है, एनसीईआरटी के जो टॉपिक्स हैं आपको एज इट इज़ यहाँ नहीं उतारने। आपको क्या करना है, आपको पाठ को देखना है, समझना है, पढ़ना है पहले, फिर आपको ऐसा सोचना है कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए, इतने सरल तरीके से पढ़ाया जाए ताकि बच्चों को सरकार एवं लोकतंत्र से संबंधित जो तथ्य मैं चाहता हूँ वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो इसके लिए आपको 3 शिक्षण बिंदु तैयार करने हैं। कितने? 3 शिक्षण बिंदु तैयार करने, ये आपको ध्यान रखना है। पहला शिक्षण बिंदु लिखेंगे सरकार का अर्थ, दूसरा सरकार के कार्य और तीसरा लोकतंत्र का अर्थ। बस सिंपली एक पीरियड में हम इन 3 शिक्षण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। प्रकरण से संबंधित हमारा प्रकरण था सरकार एवं लोकतंत्र, जिसमें हमने सबसे पहला बिंदु लिया सरकार का अर्थ, यानी हम पहले समझाएंगे सरकार का क्या अर्थ होता है, फिर दूसरे में हम समझाएंगे सरकार के कार्य और तीसरे में हम समझाएंगे लोकतंत्र का अर्थ। अब शिक्षण बिंदु तो ले लिए, अब इनको किस शिक्षण विधियों से पढ़ाया जाए ये भी आपको मेंशन करना है पाठ्य योजना में। तो जस्ट शिक्षण बिंदुओं के राइट साइड में, मतलब यहाँ पर अगर आपकी जगह बचती है, आपके जो शिक्षण बिंदु हैं वो अगर ज़्यादा बड़े नहीं हैं, इतने ही छोटे हैं, तो आप क्या कहाँ यहाँ पर एक टॉपिक डालेंगे शिक्षण विधियाँ, यानी टीचिंग मेथड्स। आप क्लास के अंदर किन मेथड्स का यूज़ करेंगे? तो भाई मैं तो करूँगा प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और तीसरा प्रदर्शन विधि। प्रश्नोत्तर विधि का मतलब मैं प्रश्न पूछूंगा, बच्चे उत्तर देंगे, इस विधि का उपयोग करूंगा। व्याख्यान विधि यानी मैं तथ्यों को, परिभाषाओं की व्याख्या करूंगा। प्रदर्शन विधि मेरे इन तीनों शिक्षण बिंदु से संबंधित मुझे एक मॉडल बनाना है, 2 चार्ट बनाने हैं, ठीक है, तो वहाँ पर मैं प्रदर्शन विधि का उपयोग करूँगा। तो टीचिंग के दौरान आपने जो यहाँ शिक्षण विधियाँ लिखी हैं वो सारी की सारी शिक्षण विधियाँ आपको अपने टीचिंग के दौरान इस्तेमाल करनी है। ऐसा नहीं हो यहाँ पर तो आपने बहुत ही ऐसी शिक्षण विधियाँ लिख दी हैं जो कि अव्वल दर्जे की हैं, लेकिन आता आपको कुछ भी नहीं है। जब आप टीचिंग कर रहे हैं आपने उसका पायदान भी नहीं छुआ, ठीक है, और आप अपने ही धुन में हैं। तो इस तरीके की टीचिंग नहीं करनी है, जो आप यहाँ लिखेंगे उसी तरीके से आपको टीच करना है, ठीक है। तो यहाँ पर शिक्षण बिंदु समझ में आ गया, शिक्षण विधियाँ समझ में आ गई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आएंगे विशिष्ट उद्देश्य। ये महत्वपूर्ण है, विशिष्ट उद्देश्य कि भाई आप चाहते क्या हैं, आपका उद्देश्य क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आप सरकार एवं लोकतंत्र पाठ को पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों में क्या क्या चेंजेस चाहते हैं, वो विशिष्ट उद्देश्य में आता है। इसकी एक पूरी सारणी बनती है, तो आपको जस्ट इसके नीचे ही एक सारणी बनानी है। कैसे बनानी है? इस तरीके से बनानी, देखें, ये देखिए, आप बिल्कुल यहाँ पर एक सारणी बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसमें ऊपर की साइड में 1 2 3 कॉलम होंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पर नीचे 1 2 3 4, ठीक है। क्या क्या लिखना है इसके अंदर? सबसे पहले वाले में लिखना है क्रम संख्या, दूसरे में लिखना है शिक्षण उद्देश्य, और इसके बाद आता है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, यानी आप इन शिक्षण उद्देश्यों से विद्यार्थियों में क्या क्या परिवर्तन आएगा वो यहाँ पर लिखेंगे। सही है कि नहीं है? चलिए, तो 1 2 3 4 शिक्षण उद्देश्य होते हैं आपके। सबसे पहला होता है ज्ञानात्मक, ठीक है। ज्ञानात्मक में आपके 2 आएंगे, विद्यार्थी प्रकरण के अर्थ का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, विद्यार्थी प्रकरण शब्दों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अब यहाँ पर जो प्रकरण है, यहाँ आपको जो डार्क शब्द दिख रहे हैं, ये वाले तो इम्पॉर्टेंट है, बेहद इम्पॉर्टेंट है, ये तो आपको ज्ञानात्मक में लिखना ही है। यहाँ प्रकरण में जो भी आपने अपना प्रकरण लिया है शुरुआत में, वो यहाँ पर आपको एज इट इज़ पेस्ट कर देना है। जैसे हमारा प्रकरण क्या था? सरकार एवं लोकतंत्र, तो हम यहाँ लिख सकते हैं विद्यार्थी सरकार एवं लोकतंत्र के अर्थ का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, विद्यार्थी सरकार एवं लोकतंत्र का शब्दों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे।
इस तरीके से आपको लिखना है। ये हो गया आपका कंप्लीट, कोई आपको गलत नहीं कहेगा इसके अंदर, बिल्कुल वैधानिक चीज़ है, हम रूल के हिसाब से चल रहे हैं। दूसरा आएगा अवबोध। अवबोध का अर्थ होता है क्या समझ में आया उसे, ठीक है। तो इसमें भी आपके 2 पॉइंट आएंगे। विद्यार्थी प्रकरण से संबंधित अवधारणाओं की व्याख्या कर सकेंगे, विद्यार्थी प्रकरण के कार्यों की व्याख्या कर सकेंगे। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, यह जो अंडरलाइन है ये रिप्लेसेबल है, यहाँ पर आप अपने प्रकरण को लिख सकते हैं, लेकिन इसको रिप्लेस मत कर दीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाली सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप एज इट इज़ जो भी आपका प्रकरण है वो आप लिखेंगे। तीसरे नंबर पर आता है ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में आपको लिखना है विद्यार्थी प्रकरण से संबंधित तथ्यों का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, विद्यार्थी प्रकरण से संबंधित तथ्यों पर तर्क कर सकेंगे, इस प्रकार से। फिर चौथे नंबर पर आता है आपका कौशल, स्किल, क्या क्या सीखेंगे। तो देखिए, विद्यार्थी प्रकरण का चार्ट द्वारा प्रदर्शन कर सकेंगे, विद्यार्थी प्रकरण से संबंधित नवीन जानकारियों को एकत्र कर सकेंगे। तो इस तरीके से आपका जो विशिष्ट उद्देश्य की जो सारणी है, टेबल है, वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। कोई डाउट? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप सपोर्ट करेंगे तो आगे मैं और भी इससे संबंधित जो इकाई योजना है भरसक प्रयास करूंगा कि वो वीडियो भी यहाँ अपलोड कर सकूं, लेकिन इस वीडियो में मुझे अच्छा रिस्पांस मिलेगा तब। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट उद्देश्य के बाद आपका आती है सहायक सामग्री। नीचे लिखते चलना है, और अगर पेज ख़त्म हो जाए तो नेक्स्ट पेज को आपको ले लेना है वहाँ पर, ठीक है। लेकिन बिंदुवार ये जो हाशिया है, हाशिए के यहीं से आपको ऐसे क्रमवार चलना है। सहायक सामग्री वह है कि आप पढ़ाते समय किन किन सामग्रियों का उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि श्यामपट्ट मतलब ब्लैक बोर्ड, चौक, मार्जक यानी डस्टर, संकेतक यानी पॉइंटर। ये 4 आपको चीज़ें लिखनी है। इसके बाद आती है विशिष्ट सहायक सामग्री या विशिष्ट सामग्री। वह सामग्री जो कि बिल्कुल स्पेसिफिक है, स्पेशल है थोड़ी, जैसे कि चार्ट और मॉडल जो कि आप बनाएंगे। मैंने आपको कहा जब आप अपना फाइनल लेसन देंगे तो उसमें आपको एक मॉडल बनाना है और 2 चार्ट बनाने हैं, किससे संबंधित? अपने शिक्षण बिंदुओं से संबंधित। ये लिखने के बाद पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान का मतलब होता है कि बच्चे जो भी आपने टॉपिक लिया है उसके विषय में पहले से जानकारी रखते हैं। तो इसमें आपको लिखना है विद्यार्थी प्रकरण के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। सही है। अब आगे बढ़ेंगे, और आपके लेसन प्लान का टर्निंग पॉइंट, या हम कह सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है प्रस्तावना प्रश्न। इस पॉइंट में कई विद्यार्थियों को बहुत तकलीफ होती है क्योंकि उनसे प्रस्तावना प्रश्न नहीं बनते हैं, तो इसको भी थोड़ा समझेंगे। प्रस्तावना प्रश्न कैसे बनाने हैं। प्रस्तावना प्रश्न को बनाने से पहले आपको दिमाग में प्रस्तावना प्रश्न से संबंधित एक बात ध्यान में रखनी है कि जो प्रश्न है वो जिगजैग पैटर्न में होने चाहिए। अर्थात एक प्रश्न जब आप विद्यार्थी से पूछते हैं, विद्यार्थी जवाब देगा तो उस जवाब का ही दूसरा प्रश्न बनेगा। क्या कहा हमने? एक प्रश्न जैसे मैंने आपसे पूछा, आपने उसका उत्तर दिया, उस उत्तर का मैं प्रश्न बनाऊंगा, फिर प्रश्न पूछूंगा, फिर उत्तर आएगा, फिर उस उत्तर का प्रश्न बनेगा, फिर उस उत्तर का प्रश्न बनकर उससे पूछा जाएगा। इस प्रकार से आपके 5 प्रश्न बनेंगे। कितने बनेंगे? 5 प्रश्न बनेंगे, जो कि आप प्रकरण से संबंधित होंगे, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्नों का पूरा फोकस ये होता है कि बच्चों को आपको बताना है कि किस तरीके जो आपका प्रकरण है वो क्या है, कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो वहाँ तक लाने के लिए आपको प्रस्तावना प्रश्न पूछने होते हैं। तो कैसे है, एक सारणी बनानी है, इसमें भी आपको क्लियर सी एक बढ़िया सी सारणी बनानी है। 1, 2, 3 कॉलम रखने हैं। क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया, अगर आप महिला हैं तो छात्राध्यापिका क्रिया, और विद्यार्थी क्रिया। इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न जो मेरे प्रकरण से संबंधित मैं पूछने वाला हूँ, हम किस देश में रहते हैं? बच्चों, हम किस देश में रहते हैं? तो बच्चे जवाब देंगे भारत। अब जिगजैग पैटर्न क्या कहता है कि इस शब्द को आपको यहाँ लेना है,
और फिर प्रश्न बनाना है। तो मैंने दूसरा प्रश्न बनाया, भारत में कितने राज्य हैं? आ गया, ये भारत यहाँ आ गया। तो भारत में कितने राज्य हैं? बोलेंगे बच्चे 28 राज्य हैं। अब ये 28 यहाँ आना चाहिए। तीसरा प्रश्न बनेगा, 28 राज्यों में से हम किस राज्य में रहते हैं? तो बच्चे जवाब देंगे राजस्थान में। अब ये राजस्थान यहाँ आना चाहिए। चौथा प्रश्न बनेगा, राजस्थान राज्य में वर्तमान में कौन सी पार्टी सत्ता में है? बच्चे बोलेंगे बीजेपी। अब ये बीजेपी यहाँ आना चाहिए। बीजेपी क्या है यह दो प्रकार का हो सकता है, या तो संभावित उत्तर होगा इसका, या तो बच्चे दे देंगे, या फिर समस्यात्मक होगा। तो मेरे केस में ये संभावित होगा, बच्चे बता देंगे। 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे में से एक तो बता ही देगा कि बीजेपी क्या है ना। अगर नहीं बता पाता है तो हम क्या कहेंगे कि बच्चों आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि सरकार का क्या अर्थ होता है। बीजेपी क्या है? एक सरकार है, और सरकार का क्या अर्थ होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब आप देखिए इसको थोड़ा ध्यान से कि किस तरीके से हमने प्रश्न बनाए हैं। हर एक प्रश्न एकदम सटीक है, अर्थात ज़्यादा बिल्कुल भी होच पोच नहीं करनी है। विद्यार्थियों से जो जवाब आएगा वो केवल एक शब्द में आना चाहिए। ये प्रस्तावना प्रश्न होने चाहिए, आपस में इंटरकनेक्टेड होने चाहिए, यानी जिगजैग पैटर्न को फॉलो करने चाहिए। इस तरीके के अगर आप प्रश्न बनाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रस्तावना प्रश्न पूछने के बाद आप अपना प्रकरण पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद आता है उद्देश्य कथन। विद्यार्थियों, आज हम सरकार एवं लोकतंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। यह आपका होगा उद्देश्य कथन। अब इसके बाद आती है सबसे 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 इम्पॉर्टेंट बात, प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन, जो कि आपके लेसन प्लान की नींव होती है। जो आपने 3 शिक्षण बिंदु तैयार किए हैं, अब आप उसके अंदर क्या पढ़ाएंगे वो पूरा का पूरा पैटर्न यहाँ आएगा। अब प्रस्तुतिकरण में लिखते समय आपको ऐसा हो सकता है कि रजिस्टर में प्रस्तुतिकरण जब आप टॉपिक लिखें इस तरीके से तो नीचे बहुत सारा स्पेस बच जाए। तो आपको क्या करना है कि जो आपके तीनों शिक्षण बिंदु हैं, हर एक शिक्षण बिंदु में 2 पेज लगेंगे, यानी कुल मिला के 6 पेज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 6 पेज हो जाएंगे आपके। प्रत्येक शिक्षण बिंदु को आपको 2 पेज देने, यानी एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला, फिर ख़त्म हो जाएगा। फिर दूसरा शिक्षण बिंदु लेना है, फिर लेफ्ट वाला राइट वाला, फिर तीसरा लेना है, फिर लेफ्ट वाला और राइट वाला। इस तरीके से काम आपको करना है। अब हम प्रस्तुतिकरण कैसे करते हैं उसको थोड़ा सीखते हैं। ये देखिए, ये आपका रजिस्टर का पेपर है। रजिस्टर के पेपर में लेफ़्ट साइड और राइट साइड पहला शिक्षण बिंदु हमारा ये है। तो सबसे पहले अपना पूरा ध्यान सिर्फ ये जो ऊपर वाला कॉलम है इस पर लगाइए कि आपको अपना पेपर लेना है, पिन पेज लेना है, और उसमें एक लाइन खींचनी है इतनी बड़ी वाली। ठीक है, ऊपर लिखना है सबसे पहले क्रम संख्या, फिर शिक्षण बिंदु, फिर शिक्षण उद्देश्य, फिर छात्राध्यापक कथन, और अगर आप महिला हैं तो छात्राध्यापिका कथन, विद्यार्थी क्रियाएं, सहायक सामग्री और शामपट सार, ये लिखना है। इसके बाद आपको पहला जो शिक्षण बिंदु है वो यहाँ लिखना है, हमारा था सरकार का अर्थ। फिर आपको इसमें शिक्षण उद्देश्य लिखना है, ज्ञानात्मक, अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल, इस तरीके से लिख देंगे। फिर छात्राध्यापक कथन में आपको इसको 3 भागों में बांटना है। पहला विकासात्मक प्रश्न, छात्राध्यापक कथन और बोधात्मक प्रश्न। 3 विकासात्मक प्रश्न आपको पूछने हैं। इसमें कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आप जिगजैग पैटर्न का यूज़ करें। आपके हिसाब से जो भी आप पूछना चाहते हैं विकासात्मक प्रश्न से संबंधित वो आप पूछ सकते हैं। बस आपको लास्ट जो प्रश्न ऐसा होना चाहिए जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड हो, यानी सरकार का अर्थ आप बता सको। ठीक है, फिर उसके बाद आपको छात्राध्यापक कथन शुरू कर देना है, यानी पढ़ाना शुरू कर देना है। जो भी आप पढ़ाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर स्पष्टता से लिखेंगे। फिर लास्ट में जो भी आपने पढ़ाया है उससे संबंधित 3 बोधात्मक प्रश्न आप पूछेंगे। तो यहाँ पर ये ख़त्म हो गया। फिर विकासात्मक जब प्रश्न आप पूछ रहे होंगे तो विद्यार्थी क्या करेंगे, तो विद्यार्थी क्रियाओं में जो जो वो करेंगे वो आपको लिखना है। जैसे उत्तर देंगे तो वो जो आपने प्रश्न यहाँ पूछा उसका उत्तर यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ पर बिल्कुल सामने सामने आना चाहिए। ठीक है, फिर छात्राध्यापक कथन में कि ध्यानपूर्वक सुनकर तथ्यों को समझेंगे, ये चीज़। फिर बोधात्मक प्रश्न के अंदर, बोधात्मक प्रश्न में भी बिल्कुल ऊपर वाला जो पैटर्न है वो यूज़ होगा। अब यहाँ पर अगर आप कोई सहायक सामग्री या चार्ट प्रदर्शित करें, जैसे मैं
सरकार का अर्थ बताते समय ये चार्ट यूज़ करूँगा, तो मैंने इसका छोटा सा प्रारूप यहाँ पर बना के लिख दिया कि भाई मैं ये लिखूँगा। फिर श्यामपट्ट सार के अंदर आपको क्या करना है एक ब्लैक पेपर लेना है, उसके ऊपर जो भी आपने श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड पे लिखवाया है वो यहाँ पर आपको लिखना है, बिल्कुल क्लियर लिखना है। समझ में आया? इसी तरीके से आपका जो सेकंड पॉइंट होगा सरकार के कार्य, वो भी इसी तरीके से होगा, कोई चेंज नहीं होगा। और तीसरा शिक्षण बिंदु लोकतंत्र का अर्थ भी इसी तरीके से होगा। ठीक है, ये खत्म होने के बाद ये हो गया आपका प्रस्तुतिकरण का टॉपिक कंप्लीट। इसके बाद आपके 2 पॉइंट और आते हैं, पुनरावृत्ति प्रश्न और मूल्यांकन प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में 5 प्रश्न आपको अपने तीनों शिक्षण बिंदुओं से संबंधित पूछने हैं। ये आपके बोधात्मक प्रश्न भी हो सकते हैं। बोधात्मक प्रश्न में से ये आप 1-1, 2-2 बिंदु ले लीजिए, 1-1, 2-2 प्रश्न ले लीजिए और आपका काम बन जाएगा। मूल्यांकन प्रश्न थोड़ा अलग है। मूल्यांकन प्रश्न में 5 ही प्रश्न बनेंगे, लेकिन पाँचों प्रश्न भिन्न भिन्न होंगे। जैसे पहला प्रश्न होगा MCQ यानी बहुचयनात्मक प्रश्न, दूसरा होगा रिक्त स्थान फिलिंग द ब्लैंक्स, तीसरा होगा ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, सत्य असत्य, फिर चौथा होगा अति लघु उत्तरात्मक और पांचवा होगा लघु उत्तरात्मक। ठीक है, इस तरीके के पैटर्न का आपको बनाना है। फिर आपको देना है बच्चों को गृह कार्य। तो गृह कार्य के अंदर आपको एक निबंधात्मक प्रश्न बच्चों को देना है ताकि वो विस्तार पूर्वक जो भी आपने पढ़ाया है उसको लिख सकें अपने शब्दों में। फिर पर्यवेक्षक टिप्पणी, ये टीचर्स के लिए होता है जो भी आपको एग्जामिन कर रहे हैं, ऑब्जर्वर हैं, वो आपके लेसन प्लान में क्या देखते हैं और लेसन प्लान और आपकी जो प्रस्तुतिकरण है उसमें कितनी तारतम्यता रही है, उसके आधार पर आपको यहाँ पर टिप्पणी मिलती है। तो इस तरीके से आज हमने बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से पाठ योजना क्या होती है, पाठ योजना किसने शुरू करी, एक पाठ योजना कैसे बनाई जाती है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करी। यदि मुझसे कोई बिंदु रह गया हो या मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और अगर आपको कोई बिंदु समझ में नहीं आया हो तो आप कृपया मुझसे संपर्क कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। मैं आपका ज़रूर उत्तर देने का प्रयास करूँगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।